हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, एक चैप्टर अब फुल फ्लेज पैक हो गया है। कल आपने रिटन टेस्ट देना उसका, फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है ना। अब बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं दूसरे चैप्टर की। मैंने आपको बताया भी था बेटा, रिवीजन शुरू करने से पहले कि बढ़ेंगे कैसे आगे। सर, एक बड़ा चैप्टर कर लिया, अब दो छोटे चैप्टर करेंगे, फिर एक बड़ा चैप्टर करेंगे, फिर दो छोटे चैप्टर करेंगे। ठीक है ना। आज बेटा चर्चा शुरू करूंगा स्टाफिंग पर। ठीक है, और 5 दिन की चर्चा है, फटाफट से उसको खत्म करते हैं। बड़ा कहाँ है स्टाफिंग, इजी है बहुत और सिंपल भी बहुत है। तो लेंथ में हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, पर बहुत जल्दी जल्दी निपटेगा। ठीक है ना, क्योंकि आसान बहुत है। चलो ठीक है, सब सामने देखना बेटा, मेरी तरफ। पहले सब सामने देखो बेटा। अभी मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। पुराने बच्चों को तो रट्टी पड़ी होगी, नए बच्चों के लिए बेटा पहली बार बना रहा हूँ। एक आध बार और बनाऊंगा तो आपको भी रट जाए, कोई मुश्किल बात नहीं। वो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। खैर ऑल्दो मैंने अभी मैनेजमेंट ही नहीं बताया आज तक क्या है, लेकिन कोई नहीं, हम टेंशन मत लो। बेटा मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, जिसको प्यार से हम पोस्ट डीसी कहते हैं। ठीक है ना। कभी एक भी बार पूरे साल में स्कूल में बिजनेस स्टडीज की क्लास अटेंड करी होगी तो इनके नाम जरूर सुनो। ठीक है ना। बेटा नाम बताना जरा, फुल फॉर्म। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बच्चे करेंगे यही तो आता है बस हमें। ठीक है ना। और वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब बेटा ये जान लो कि प्लानिंग का फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन क्या है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के फंक्शन क्या क्या है। ठीक है ना। और ये बेस है बेटा पांचों ही चैप्टर का। ठीक है जी। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन पांचों चैप्टर का बेस है। तो वो सब सामने देखो। आकाश एक सेकंड बस कर। बाबू सब सामने देख रहे हैं बेटा। मान लो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है बेटा। फाइनेंशियल ईयर इज 22-23। और बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने बेटा 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस भी कर दी और सेल भी कर दिए लास्ट ईयर। ठीक है जी। आज बेटा ऑर्गेनाइजेशन में नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है, 1 अप्रैल 2023 है। और आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ऑब्जेक्टिव सोच रही है। बेटा प्लानिंग का काम सिर्फ एक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग सिर्फ क्या करता है, हम सोच रहे हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी इस पूरे साल भर में। और डिसाइड ये हुआ कि हम अपनी सेल्स को 20% से इंक्रीज हो जानी चाहिए। हम अपनी सेल को 20% से बढ़ाना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सेट किया। बेटा ये भी बात ध्यान रखना हमेशा, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, नेवर डन फॉर द पास्ट। बेटा ये पास्ट के लिए नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि 21-22 के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो तो हो चुका बेटा जो बना था। या 22-23 में जाके मैं कुछ कर दूंगा, सर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर, नेवर डन फॉर द पास्ट। तो आप बेटा प्लान कर रहे हो अपने कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, आने वाले साल के लिए प्लानिंग हो गई। बेटा ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हो? बेटा ऑर्गेनाइजिंग में जैसे कि सारे ऑर्गेनाइज करते हो बेटा, सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हो, लेकिन बेटा ह्यूमन मैंने लिख दिया बेटा सारे रिसोर्सेज पर, बेटा ये भी लिख दिया एक्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब एम्प्लॉय की टारगेट सेट किया, ये जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। शायद बेटा 12 लाख यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, शायद कुछ मशीनरी भी चाहिए होगी। तो बेटा अगर मशीनरी खरीदनी है या रॉ मटेरियल खरीदना है, सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजिंग नहीं होते। लेकिन बेटा एम्प्लॉय की चर्चा यहाँ मत करना, एम्प्लॉय की चर्चा प्लस एक और काम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसको बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। किसी को याद हो तो बेटा, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलते तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, शायद दिमाग में कुछ ना कुछ वर्ड घूम गया होगा। ठीक है ना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा ताकि नए बच्चे पर खाना हो जाए। ठीक है जी। बेटा स्टाफिंग में क्या करते हैं? बेटा ये टारगेट सेट किया 12 लाख यूनिट।
ठीक है ना, 10 लाख यूनिट पिछले साल प्रोड्यूस भी हुई है, सेल भी हुई है। अब टारगेट है 12 लाख यूनिट। हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉइज हो जो बेटा 10, सवा 10 या 10.5 लाख यूनिट तक बना सकते हो। क्योंकि बेटा देखो 10 लाख का तुमने टारगेट ही अचीव किया, हो सकता है बेटा कुछ एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा हो जो 10.25 लाख यूनिट तक प्रोड्यूस कर सकते हो या 10.5 लाख यूनिट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। इतने स्टाफ एक्स्ट्रा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखती, ठीक है ना, और उनको आइडल बिठा के, खाली बिठा के सैलरी कोई नहीं अफोर्ड करेगा। तो बेटा मुझे स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी जो टारगेट को प्रोड्यूस। अगर एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट आएगी तो एम्प्लॉइज की सारी चर्चा, लेक्चर इस पर है बेटा, तो मैंने भी थोड़ी सी बात लिखी और बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वापसी आऊंगा इस पर ही आऊंगा अभी, ठीक है जी। मैंने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा कि ह्यूमन रिसोर्सेज की चर्चा यहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ जी वापसी। बेटा डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज आ गए, कुछ में आ गए, कुछ स्टाफिंग में आ गए, ठीक है ना। यानी कि अगर बड़ी सिंपल सी बात करो तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज को छोड़ दो, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है। चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर लो, चाहे मेरे फिजिकल रिसोर्सेज की बात कर लो। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मेरी एफर्ट्स की बात कर, तो सारी चर्चा ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है जी। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए जितने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए वो सभी चर्चा बेटा मेरी स्टाफिंग की, ठीक है। आगे बेटा डायरेक्टिंग में, अगर आप ढंग से उठाकर देखो तो यहां तक मैनेजमेंट में हुआ क्या बेटा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट हुए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज है और कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलते हैं बेटा हम डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, दैट मींस एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट्स विद द डायरेक्टिंग ओनली। एक्शन स्टार्ट ही डायरेक्टिंग से होता है, उससे पहले तो बेटा बस रिसोर्सेज इकट्ठे होते हैं। तो बाबू यहाँ से आपने एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट करी, यहाँ से बेटा आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, यहाँ से आपने बेटा सेल स्टार्ट करी, ये डायरेक्ट है, ठीक है जी। बाबू अब साल भर खत्म हो गया, आज साल का आखिरी दिन है बेटा, 31 मार्च 2024 है। मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर बेटा 23-24 से था। बाबू आज आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट होनी है और मान लो बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस आई कि बेटा 11,75,000 यूनिट बनी और 11,75,000 यूनिट बिक गई, ठीक है। मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता हूं बेटा विद स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब वही टारगेट्स जो मैंने अपने लिए सेट किए थे एट द प्लानिंग स्टेज। बेटा प्लानिंग स्टेज पे मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया था कि मैं 12 लाख यूनिट बनाना और बेचना चाहता हूं, जबकि बेटा एक्चुअली में 12.5 लाख यूनिट बनी और बिक गई है। क्या बेटा मैं टारगेट अचीव हुआ? नहीं हुआ, कुछ कमी रह गई, कमियां रह गई बेटा। तो वो कंट्रोलिंग का काम यही होता है कि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कराती है और जो भी कमी रह जाती है बेटा उस कमी को दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन में कंट्रोलिंग में ही लेता हूं। यानी कि बेटा जो मेरी कमी रह गई, 25,000 यूनिट कम प्रोड्यूस हुई, 25,000 यूनिट कम बिकी, अगर बेटा कोई भी कॉज ऑफ डेविएशन था, कोई भी, उसके खिलाफ आज ही एक्शन लेना है, अभी एक्शन लेना है, कंट्रोलिंग में ही लेना है। बाबू आपने क्या किया ना, पूरा मॉनिटरिंग करी, पूरा अच्छे से छानना कि बेटा किसकी वजह से कमी रह गई, दिक्कत क्या है। और मान लो बेटा बाद में दिक्कत पता लगेगी मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई थी, बार बार मशीनरी ब्रेकडाउन हो रही थी, बार बार ये दिक्कत आ रही थी, बार बार रिपेयरिंग मांग रही थी, बहुत परेशानी हुई आपको, जिसकी वजह से 25,000 यूनिट कम बनी है और उसी की वजह से 25,000 यूनिट कम बिकी है। बेटा आपको कॉज ऑफ डेविएशन पता लग गया, आज ही एक्शन ले लो। क्योंकि बेटा अगर आपने अभी इस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लिया तो ये कभी अगले साल में फिर पक्का आने लगी, फिर कभी टारगेट अचीव नहीं होगा, ठीक है ना। कॉज ऑफ डेविएशन कुछ और भी हो सकता था। मान लो बेटा मैं पहले यही बताता था कॉज ऑफ डेविएशन, अगर मैं कहूं कॉज ऑफ डेविएशन ये है बेटा कि सप्लायर जो है उसने रॉ मटेरियल ही खराब भेजा 25,000 यूनिट का, 12 लाख यूनिट रॉ मटेरियल खरीदा था, 11,75,000 सही भेजा, वो बन भी गया, वो बिक भी गया। जो 25,000 यूनिट उसने खराब भेजे वो ना बन पाए ना बिक पाए। अगर अभी एक्शन नहीं लोगे तो क्या होगा,
अगले साल फिर खरीदोगे, फिर खराब बेच देगा। और अगर आपने एक्शन ना लिया तो उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे, ये तो कुछ कहते ही नहीं, अगली बार 50,000 खराब डाल लो, 25 क्यों डाल लो। समझ रहे हो ना बेटा। तो आज और अभी एक्शन लेंगे हम कंट्रोलिंग में बेटा, ठीक है ना, जो भी कॉज ऑफ डेविएशन निकलेगा। और बेटा उसके बाद साल खत्म हो गया। अब बेटा साल खत्म हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हुई, दोबारा आ जाओ प्लानिंग। अब हम प्लान करेंगे बेटा 24-25 में क्या करेंगे, ठीक है ना बेटा। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कमी आ रही है या नहीं आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि इस साल कमी ना आए। मेरा टारगेट है 15 लाख यूनिट का, 15 ही बन गई और बिक गई, तो एक्शन की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, एक्शन नहीं है, साल ही तो खत्म हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं खत्म हुई। बेटा दोबारा आ जाओ प्लानिंग पे, अब अगले साल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है जी। ये जो बेटा प्रोसेस है पोस्ट डीसी, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन के शुरू होने से पहले भी शुरू हो जाता है बेटा, और ऑर्गेनाइजेशन के खत्म होने के साथ खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये बेटा ऑन गोइंग प्रोसेस है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में रहेगी तब तक ये रहेगा। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है बात बेटा। ये इस हद तक कॉन्टिन्यूस है कि ऑर्गेनाइजेशन में कभी आप अगर जाओ तो बेटा आप कभी देख कर ये नहीं बता सकते कि प्लानिंग चल रही है, ऑर्गेनाइजिंग चल रही है, स्टाफिंग चल रही है, डायरेक्टिंग चल रही है, कंट्रोलिंग चल रही है। इतने कॉन्टिन्यूस है, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। एक कैबिन है बेटा जहां पर एचआर इंटरव्यू ले रहा है, स्टाफिंग चल रही है बेटा। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन यूनिट पे जाओ तो प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन भी नहीं रुक रहा, वहां प्रोडक्शन चली जा रहा है, एक्चुअल वर्किंग चली जा रही है। उस एक्चुअल वर्किंग को एक सुपरवाइजर रोज सीसीटीवी कैमरा से बैठकर देख रहा है, चेक कर रहा है, मॉनिटरिंग भी साथ साथ चली जा रही है। प्लान करने वाले प्लान कर ही चल रहा है, रिसोर्सेज खरीदने वाले परचेज मैनेजर रोज कोटेशन मांग रहे हैं। इस हद तक कॉन्टिन्यूस होती है एक्टिविटी की, ऑर्गेनाइजेशन में कोई आंखें देख के नहीं बता सकता कि चल क्या रहा है। लेकिन काम सबका अलग अलग है, ये पता होना चाहिए आपको, है तो सभी कॉन्टिन्यूस, सारा साल चलेंगे, सारे के सारे फंक्शन सारे साल चलेंगे। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है बेटा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का अलग अलग काम क्या है, ठीक है जी। बढ़ जाएं आगे बेटा, चर्चा को शुरू करेंगे स्टाफिंग से, मैं बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूं कि मैं टॉपिक कौन सा करा रहा हूं बेटा। फ्रंट पेज पर सीक्वेंस से नहीं हो, ठीक है ना बेटा। टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है जी। बिल्कुल स्टाफिंग के पहले पेज पर हो, लगभग पेज नंबर 42-3 के आसपास होगा, कहीं 46 के आसपास है जी। लो जी मेरी तरफ देखना बेटा। बाबू मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, और ये बेटा नए बच्चों के लिए भी एक बार बोल देता हूँ बेटा, ये कोई ना आप एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखने जा रहे हो। अगर ये टॉपिक आ रहा है ना प्रोसेस, तो इसका मतलब भी समझो, इसके मायने अलग है। ये कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज तो है नहीं कि भाई साहब मैं हेडिंग याद करके गया, लेकिन मुझे पहले जो हेडिंग मैंने याद करी थी वो याद नहीं, दूसरे नंबर वाली याद आ गई तो मैंने वो चिपका दी। दूसरे नंबर पे बेटा 5वें नंबर की हेडिंग याद है, मैंने वो चिपका दी। सब चलेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर में सब चलता है। हेडिंग ऊपर नीचे करो मुझे दौड़ेगा, प्रोसेस है बेटा। लेकिन ये प्रोसेस का मतलब होता है बेटा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है ना। तो बेटा प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस में लिखा जाएगा, या हेडिंग ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, क्या आपकी मर्जी नहीं है, जैसे मर्जी याद कर लो, सीक्वेंस में याद कर लो, ठीक है जी। बल्कि मैं तो मतलब इंजीनियरिंग का फंडा तो ये रहा है, मैं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज की हेडिंग भी ऊपर नीचे नहीं करता, ठीक है ना, वो समझाते हुए कर देता हूं। लेकिन जब याद करता था तो बेटा बिल्कुल सीक्वेंस से करता था, ठीक है ना। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, वो आप देखो, जितना आसान तरीके से याद कर सकते हो उतना आसान तरीके से कर, बस प्रोसेस में हेडिंग मत भी कर, ठीक है जी। बाबू सब सामने देख रहे हैं, स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट उसी बेस से करूंगा जिस बेस पे खत्म किया था बेटा। टारगेट सेट है प्लानिंग में, इस टारगेट को अचीव करने के लिए कि 12 लाख यूनिट बनानी है, मैंने ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए। आज स्टाफिंग शुरू हुआ, स्टाफिंग शुरुआत कहां से होगा बेटा। मेरे पास हो सकता है इतने एम्प्लॉय हो कि 10 तो बना ही सकते थे, 10 तो बनी है लास्ट ईयर, कि 20-30 हजार फालतू बनाने के भी एम्प्लॉय हैं।
कई बार ऑर्गेनाइजेशन में फालतू होते हैं, या कई बार बेटा मेरे पास थे ही इतने एम्प्लॉय कि वो 9 लाख ही बना सकते थे, लेकिन मैंने उनसे ओवर टाइम काम करा के 10 लाख बनवाती, ठीक है ना। लेकिन बेटा इस बार टारगेट बहुत बड़ा है, कितना ओवर टाइम करा लूंगा, मुझे 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, मुझे 12 लाख यूनिट बेचनी है, बहुत ओवर टाइम मैं भी नहीं करा सकता। तो बेटा मुझे अब स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जो इस टारगेट को प्रोड्यूस करे, इसकी मार्केटिंग इतनी अच्छे से करे, इसकी सेल्स इतने अच्छे से करे कि टारगेट पूरा हो जाए बस, ठीक है ना जी। तो बेटा स्टाफिंग यहीं से शुरू होता है। बेटा पहली हेडिंग आती है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। लोग उत्तर सब सामने देखेंगे बेटा और आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर अगर आप इसका नाम पढ़ो ना, बेयर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो नाम से बेटा ये समझ में आता है कि अच्छा एस्टिमेट कर लो कितनी मैन पावर चाहिए, दैट सिंपली मींस बेटा आपके दिमाग में आता है सोच लो समझ लो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको चाहिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए, यही आता है नाम से समझ। एस्टिमेट कर लो मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है ना, मतलब उस 12 लाख यूनिट के टारगेट को अचीव करने के लिए कितने एम्प्लॉय चाहिए आज ही एस्टिमेट कर लो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा ये पर्टिकुलर स्टेप सिर्फ एक बात से रिलेट नहीं करता, सिर्फ ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात नहीं करता, ये दो बातों से रिलेट करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द टाइप ऑफ एम्प्लॉय, ये इन दोनों बातों से रिलेट करता है। ये कहता है सोच लो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच लो किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय टाइप, चलो नंबर की बात तो मैं अभी करूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइप। बेटा मान लो अगर मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉय मुझे 400 चाहिए, ठीक है, तो बेटा मुझे ये भी सोचना पड़ेगा इन 400 में से कितने प्रोडक्शन में चाहिए, कितने मार्केटिंग में चाहिए, कितने सेल्स में चाहिए, या सबसे प्रोडक्शन ही कराओगे। सर कुछ तो मार्केटिंग करेंगे तभी तो बिकेगा प्रोडक्ट फालतू, कुछ तो सेल्स में भी जाएंगे ही, हो सकता है 2-4 फाइनेंसेस में भी चाहिए हो सकता है बेटा एक आध ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी चाहिए हो। तो बेटा टाइप का मतलब होता है कि मुझे एम्प्लॉय किस क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए, क्या नेचर ऑफ जॉब में उससे परफॉर्म कराने वाला हूं, किस एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। ये कुछ बातें जो मुझे सोचनी पड़ती, समझ में आ रही है बेटा बात, कोई दिक्कत तो नहीं। टाइप का मतलब क्या बेटा, एम्प्लॉय किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए। बेटा ये भी सोच लेना बस ये थोड़ी है 400 एम्प्लॉय चाहिए मतलब कोई भी आ जाए उठ के, कोई भी चलेगा क्या आपको, ऐसे तो नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय चलेगा। तो बेटा 400 चाहिए, ये भी तो सोच लो कितनी एजुकेशन, कितना एक्सपीरियंस, कैसा बैकग्राउंड, क्या नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म करानी है, ये सब सोच लो बेटा। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है बात पक्का से। और बेटा जब आप टाइप ऑफ एम्प्लॉय की बात करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी भी टाइप ऑफ एम्प्लॉय के आड़े आई जाती है। कई बार बेटा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी होती है कि मैं 10% जॉब वुमेन्स को दूंगा, या मैं 15% 20% जॉब माइनॉरिटी को दूंगा, ठीक है ना, या इस कास्ट को दूंगा, जो भी डिसाइड करते हैं जैसे भी उनकी पॉलिसी होती है, या डिसेबल लोगों को दूंगा। तो बेटा अगर आपकी पॉलिसी ऐसी कुछ फ्रेम हुई भी है तो वो भी कंसीडर कर लेना टाइप ऑफ एम्प्लॉय में। क्लियर है बेटा बात, जो बात बोल रहा हूं समझ में आ रही है सारी पक्का से। तो बेटा फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय की कहानी, ये कैसे कैलकुलेट होंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय। बेटा जब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हम दो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, एंड सेकेंड वन इज वर्कफोर्स एनालिसिस। लोग होता है आराम से समझ लो इन दोनों की चर्चा। बेटा वर्कलोड एनालिसिस सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं। वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता है बेटा, वर्कलोड एनालिसिस ये बताता है कि 12 लाख यूनिट बनाने के लिए, मतलब जो आपका टारगेट है उस टारगेट को बनाने के लिए और बेचने के लिए कितने एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड होंगे इन टोटल।
ठीक है। वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड होंगे बेटा आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। लेट्स सपोज कि बेटा मैंने वर्कलोड एनालिसिस परफॉर्म किया और ये कहता है कि 1500 एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। वर्क फोर्स एनालिसिस ये क्या बताता है बेटा? वर्क फोर्स एनालिसिस ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंगली कितने लोग अभी काम कर रहे हैं एंड हाउ मच ऑफ देम आर ओवरबर्डन्ड और अंडरबर्डन्ड। कि अभी कितने काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंगली कितने काम कर रहे हैं, ये तो ये बताता है बेटा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है कि एग्जिस्टिंगली अभी ऑर्गेनाइजेशन में कितने काम कर रहे हैं, कितने ओवर या अंडर बर्डन्ड है। ठीक है ना जी। और बेटा हमने देखा हमारा वर्कफोर्स एनालिसिस कहता है कि 1100 एम्प्लॉय काम करते हैं जिसमें से 100 बहुत बुरी तरीके से ओवर बर्डन्ड है, डबल शिफ्ट काम कर रहे हैं, तब जाके वो 10 लाख यूनिट बना पा रहे हैं। ठीक है जी। तो बेटा इनका डिफरेंस ही होता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय मुझे चाहिए। समझ में आई बेटा बात? ये स्टेप दो ही बातों से रिलेट करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज टाइप ऑफ एम्प्लॉय। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलते हैं बेटा? इन दोनों का डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय मुझे कितने चाहिए। टोटल 1500 चाहिए टारगेट अचीव करने के लिए, अभी मेरे पास 1100 है, तो 400 और आएंगे। ठीक है जी, 400 और आ गए बेटा। किस किस क्वालिफिकेशन के चाहिए 400 में से? उनका बाइफिकेशन क्या है, कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस, कितने फ्रेशर। ठीक है ना, और साथ साथ मेरी पॉलिसी, डिसेबल कितने, वुमेन्स कितने, माइनॉरिटीज कितनी, सब सोच लो समझ लो बेटा, उसके हिसाब से बेटा सब कुछ तय होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये तय हो गया जी 400 एम्प्लॉय चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में चाहिए। मान लो बेटा 300 चाहिए मुझे प्रोडक्शन में, 50 चाहिए मार्केटिंग में, 50 चाहिए सेल्स में। मैंने ऐसा तय कर लिया। ठीक है जी। और 300 में से भी बेटा जो प्रोडक्शन में चाहिए मुझे बस 50 चाहिए एक्सपीरियंस, जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, बाकी मुझे सब फ्रेशर दौड़ेंगे 150। ठीक है जी, ऐसा तय हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप पे इतना होगी कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? बढ़ाएं बात को आगे। चलो बेटा आज ऐसा हो सकता है अभी शुरू में चैप्टर धीरे चले, क्योंकि अभी चैप्टर का बेस ही बन रहा है, अभी तो आप जान ही रहे हो चैप्टर में क्या क्या है, उसका भागता चला जाता है। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं लेनी है बेटा, बड़ा इजीली कोर्स खत्म होगा आपका। कोई नहीं, अगर वैसे भी एक आध चैप्टर रह भी गया तो क्या फर्क पड़ता, तुम भी तो दानी पुत्र हो, तुम भी 2-4 नंबर तुम कहाँ देखते हो, इतने तो दान ही कराते हो तुम। चलो लो बेटा, हम चर्चा करते हैं सेकंड और थर्ड स्टेप पे। सेकंड स्टेप इज रिक्रूटमेंट एंड थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन। ठीक है ना बेटा, जब ये पेपर में आते हैं कभी भी अपने ऐसे नाम से नहीं आते। रिक्रूटमेंट का एक दूसरा नाम है बेटा, हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। एंड सिलेक्शन इसको बेटा बोलते हैं नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। इट इज अ पॉजिटिव स्टेप, इट इज अ नेगेटिव स्टेप। बेटा ऐसा क्यों इनके नाम रखे गए ये भी समझने की जरूरत है। बाबू मैंने एसर्टेन कर लिया अपने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट, मुझे 400 एम्प्लॉय चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ, मैंने सोच लिया और समझ लिया। बेटा जब मुझे 400 एम्प्लॉय चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है रिक्रूटमेंट के टाइम पर, बेटा वो चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अप्रोच करे, वो बेटा ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को मोटिवेट करे, ज्यादा से ज्यादा दुनिया उनके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करे। ठीक है ना, इस वैकेंसी को ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन वाइडली एडवर्टाइज करना चाहिए, वाइडली एडवर्टाइज जहां जहां वो कर सकती है। क्योंकि बेटा रिक्रूटमेंट के टाइम पर मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया अप्लाई करे, क्योंकि बेटा जितनी ज्यादा दुनिया अप्लाई करेगी उतने ज्यादा सुटेबल चांसेस है, उतने ज्यादा चांसेस है मुझे एक सुटेबल कैंडिडेट मिलेगा। आपको सोचो मुझे 400 ही एम्प्लॉय चाहिए और 400 ने ही अप्लाई करा, बेटा उसे समझौता कहते हैं। वहां आपको कैंडिडेट नहीं मिलेगा, वहां समझौता होगा। यही सोचो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, एक स्कूल है, मुझे टीचर चाहिए फिजिक्स पढ़ाने के लिए और एक ही टीचर ने अप्लाई करा, तो बेटा मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा हूं उसका, मैं समझौता कर रहा हूं। ठीक है ना,
तो बेटा आपको कभी भी कोई वैकेंसी निकलती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप चाहते हो मैं उसको जहां जहां गा सकता हूं हर जगह बता दूं, सबको मोटिवेट कर दो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ही आपके चांसेस हाई होंगे कि आपको एक बड़ा कॉम्पिटिटिव स्टाफ मिलने वाला है। आप सोचो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी है, मैंने इतना एडवर्टाइज करा बेटा, 500 लोगों ने अप्लाई किया। अब आप खुद सोचो बेटा, जो एक आदमी 500 में से सेलेक्ट होगा वो कितना कॉम्पिटिटिव रहा होगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो बेटा रिक्रूटमेंट इसलिए पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि यहां आप चाहते हो सारी दुनिया ही आ जाए अप्लाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाओ जो आ सकता है, जिसके पास भी वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है जो मुझे चाहिए, सब आ जाओ, क्या पूरी दुनिया हो उसमें। ठीक है ना? वाई सिलेक्शन इज रिगार्डेड एज नेगेटिव स्टेप, क्योंकि बेटा ज्यादातर, क्योंकि इंडिया जैसा देश में आप देखो जहां इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां एक जॉब के पीछे इतनी मारा मारी है, 10-10 लाख लोग खड़े हो जाते हैं एक एक जॉब के पीछे, वहां बेटा नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट हमेशा ही कम होते हैं, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट हमेशा ही ज्यादा होते हैं। एक जॉब के लिए 200 लोगों ने अप्लाई करा, ठीक है जी, अप्लाई करते टाइम तो हम कहते हैं सारी दुनिया आ जाओ, 200 ने अप्लाई करा, अब मुझे बताओ सेलेक्ट कितने होंगे, एक, रिजेक्ट कितने होंगे, 199। नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट हमेशा ही ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट से, दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज रिगार्डेड एज द नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ सिलेक्शन? बेटा जितने भी लोगों ने अप्लाई करा है इन सबका हम कुछ ना कुछ सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अभी जो बच्चे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के बारे में नहीं जानते घबराओ नहीं, ठीक है ना, एक आध का नाम बोल देता हूं, आपने सुना होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट करेंगे, इन सबके टेस्ट कंडक्ट करेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे सबका, और बेटा उस इंटरव्यूज टेस्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन कैपेबल है बेटा इस जॉब के लिए। समझ में आ रही बेटा बात? सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे ये पॉजिटिव स्टेप, कैसे ये नेगेटिव स्टेप, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाए आगे, 400 लोगों को जॉब देनी थी, मान लो दे दी बेटा, यहाँ सिलेक्शन कर दिया मैंने, ठीक है जी, बढ़ाए बात को आगे। बेटा फोर्थ स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फोर्थ स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बाबू वर्ड बीच में जो है वो एंड है, एंड है मतलब बेटा इन दोनों वर्ड के मतलब बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है बेटा। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय ऑक्यूपाई द जॉब पोजीशन फॉर विच ही और शी इज सिलेक्टेड इज नोन एज प्लेसमेंट। बेटा एम्प्लॉय को आपने जिस जॉब पोजीशन के लिए सोचा था, बेटा एम्प्लॉय जिस दिन वो अपनी जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिस दिन अपनी सीट पर अपने कैबिन में जाके बैठ जाता है, वो प्लेसमेंट हो गई, सिंपल सी बात, ठीक है जी। हमने सिलेक्शन किया, जिस भी दिन बुलाया, जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, वो इंसान आ गया अपने कैबिन में बैठ गया, होगी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मींस एम्प्लॉय ऑक्यूपाई द जॉब पोजीशन फॉर व्हिच ही और शी इज सिलेक्टेड, ठीक है जी। तो बेटा ओरिएंटेशन क्या है, आज आके बैठ तो गया वो अपने कैबिन में। बेटा ओरिएंटेशन का सिंपल मतलब होता है फैमिलियर करना। बेटा वो जो नया एम्प्लॉय है, वो जो 400 लोग नए आए हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते ही क्या है, कुछ भी तो नहीं जानते। अब उसको फैमिलियर करो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के साथ, उसके सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव के साथ, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, किस विजन के साथ बनी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन, किस मिशन पे चल रही है मेरी ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूज क्या है, हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, वर्क एथिक्स क्या है, सब बताओ उसको, इंट्रोड्यूस कराओ हर चीज से, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओरिएंटेशन सिंपली मींस फैमिलियर कर दो ना एम्प्लॉय को, तो जानता ही क्या है। और बेटा फैमिलियर करने के हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके हैं डिपेंडिंग अपॉन द बजट, ठीक है ना। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा वो कैसे फैमिलियर करती है, वो ब्रोचर से करती है। ब्रोचर क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, 2-4 पेज प्रिंटेड है पक्के पकाए से, रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं, एमडीसीओ की फोटो लगी हुई है, कितनी उनकी क्वालिफिकेशन थी ये लिखी हुई है, किस साल में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी ये लिखा हुआ है, क्या मिशन विजन ऑब्जेक्टिव उनके थे ये लिखा हुआ है, वो पढ़ लो, हो गया काम। फैमिलियर करना कुछ घंटों का ही काम होता है। जो आज की तारीख में ऑर्गेनाइजेशन है ठीक ठाक लेंथ की है, मीडियम एंटरप्राइजेस है,
वो कैसे करती हैं, वहां बेटा प्रेजेंटेशन रूम रहता है इसी चीज के लिए। सारे के सारे 400 नए एम्प्लॉय को ले गए प्रेजेंटेशन रूम में, बिठा दिया और क्लिपिंग चला दी। एक के बाद एक क्लिप आ रही है। पहली क्लिप में एमडी कौन, सीईओ कौन, प्रमोटर कौन, ठीक है ना, क्या उनके मिशन विजन ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है ना, या करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या मिशन विजन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। फिर बेटा रूल्स रेगुलेशन आने शुरू हो गए, कुछ ही घंटों में ट्रेनिंग खत्म हो गई जब सब समझ गए सारी बात। सुपीरियर सबॉर्डिनेट से मिलवा दिया सबको, ये आपका सुपीरियर है आपको इससे ऑर्डर लेना है, ये आपका सबॉर्डिनेट है आपको इसको ऑर्डर देना है। तो हर चीज से फैमिलियर करना इज ओरिएंटेशन। ठीक है जी, समझ में आती है बेटा बात। होगी प्लेसमेंट, होगी ओरिएंटेशन। चलो जी बढ़ाओ आगे बात को बेटा। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलो जी बाबू, अगेन कुछ लोग बेटा इन टर्म्स को भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर बेटा ये एक बात तो है नहीं, वरना ये वर्ड बीच में एंड ना होता, फिर तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो जाता। बाबू ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं ट्रेनिंग आपका स्किल बढ़ाती है, सर डेवलपमेंट क्यों नहीं बढ़ाती स्किल। बच्चे कहते हैं डेवलपमेंट आपका एप्टीट्यूड बढ़ाता है, सर ट्रेनिंग क्यों नहीं बढ़ाती है एप्टीट्यूड। स्किल एप्टीट्यूड बढ़ाना दोनों का ही काम होता है, फर्क ये नहीं होता बेटा। फर्क ये होता है कि ट्रेनिंग हमेशा एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है एंड जनरली बेटा इट इज रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन। ट्रेनिंग बेटा एक ही फील्ड में होती है और ये जनरली आपकी जॉब पोजीशन से रिलेट करती है। देखो आज मैं कहता हूं आप कितना पढ़ लिख कर चले जाओ, ऑर्गेनाइजेशन आपसे सीधा वर्किंग स्टार्ट नहीं कराती, हमेशा आपको कहेगी पहले आप 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड पे रहोगे, जो आपको सैलरी मिलेगी वो ट्रेनिंग की मिलेगी, आपको फुल फ्लैश सैलरी नहीं मिलती बेटा शुरू के कई महीने, जितना मर्जी पढ़ लिख के चले जाना चाहे, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग की सैलरी मिलती है, कुछ टाइम ट्रेनिंग पीरियड पे ही रहते हो, चाहे 3 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे 10 महीने, ये आपकी जॉब पे भी डिपेंड करता है और ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो बेटा मान लो आप ट्रेनिंग पीरियड पर हो, ठीक है ना, और 3 महीने की ट्रेनिंग है और आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा एज अकाउंटेंट। और ट्रेनिंग देने की वजह क्या है बेटा, ट्रेनिंग देने की वजह यह है, ठीक है आप अकाउंट सब कुछ जानते हो, डेबिट क्रेडिट पता नहीं क्या क्या जानते हो अकाउंट्स के बारे में, लेकिन बात बेटा ये है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, कोई स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर ही नहीं है हमारा। मार्केट में बहुत सारे स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर आते हैं, टैली है, बिजी है, ठीक है ना, सैप है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमारी कंपनी कोई स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज करती है। उस सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे सीखोगे, सीधा काम कैसे करोगे जब चलाना ही नहीं आता। तो आपकी ट्रेनिंग पीरियड पे रखा गया आपको कि अब आपको सिखाएंगे, ये सॉफ्टवेयर सिखाएंगे चलाना, ठीक है ना। अब बेटा ये ट्रेनिंग ही है, क्यों, इट इज रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन। ट्रेनिंग एक ही फील्ड में होती है और वो एक फील्ड बेटा आपकी जॉब से रिलेट करती होती है। एंड डेवलपमेंट बेटा इंसान की ओवरऑल होती है इन ऑल रिस्पेक्ट एंड इट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन। इसका जॉब से कोई लेना देना भी नहीं होता और कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन ये ओवरऑल रिस्पेक्ट में होती है बेटा, ठीक है ना। जैसे कि बेटा आप हो तो अकाउंटेंट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने सबके लिए इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सभी एम्प्लॉइज के लिए, सर आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ही, ठीक है ना। ये आपकी जॉब से रिलेट नहीं करता, आप हिंदी में बोलोगे में चलेगा, क्लियर है बेटा बात। क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आपके लिए, इट मे नॉट बी रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन, ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो बेटा स्किल ये भी इंप्रूव करता है, स्किल ये भी इंप्रूव करता है, स्किल का कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रेनिंग एक ही फील्ड में होती है एंड इट इज रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन। डेवलपमेंट एक फील्ड में नहीं होती, ये ओवरऑल होती है इन ऑल रिस्पेक्ट, इट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 5 स्टेप समझ में आए। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।